तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा खबरें। फटाफट आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी ने 7 उम्मीदवारों को दिया टिकट। चौथे चरण के मतदान में बंगाल में ओवैसी आजमाएंगे अपनी किस्मत, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में टूटा कोरोना का कहर। केजरीवाल ने 30 अप्रैल तक दिल्ली में फिर से लगा दिया है नाइट लॉकडाउन, सब कुछ रहेगा बंद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुसलमानों से एकजुट होकर टीएमसी को वोट देने की अपील। तो बौखलाए मोदी, कहा अगर हम हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कह देते तो चुनाव आयोग से आ जाते हम पर अब तक 10 नोटिस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बढ़ते कोरोना के केस के बीच किसानों ने किया ऐलान, पूरे देश में मोदी अमित शाह लगा दें लॉकडाउन, लेकिन आंदोलन नहीं होगा हमारा खत्म। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्तार अंसारी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, योगी पर बोला हमला, कहा यूपी में इंसाफ मिलना नामुमकिन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब ने मोदी के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। सऊदी अरब ने कच्चे तेल पर बढ़ा दिए 30 रुपये, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्रों पर कर लिया है कब्जा, लेकिन गुजरातियों को बंगाल पर शासन नहीं करने दूंगी। जी दोस्तों, ये ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में ओवैसी ने चुनाव लड़ने का किया दावा। ओवैसी ने पहली लिस्ट अपने उम्मीदवारों की जारी। 7 कैंडिडेटों को बंगाल में ओवैसी ने दिया है टिकट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएमबी मैदान में उतर आई है। 3 चरण के चुनाव के बाद एआईएमएमबी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट कैंडिडेटों की जारी कर दी है। एआईएमएमबी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की ये लिस्ट आज जारी कर दी है। ये उम्मीदवार 10 अप्रैल को होने वाले बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। ओवैसी के चुनाव लड़ने के फैसले पर देश में कहा जा रहा है कि एआईएमएमबी पार्टी चौथे चरण में टीएमसी के वोट काटने के लिए अपने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 30% है और ऐसे में इनकी भूमिका अहम बंगाल में हो जाती है। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन ओवैसी का बंगाल में नहीं हुआ था, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 7 लोगों को ओवैसी ने टिकट दिया है और 7 के 7 लोग 10 अप्रैल को जो चौथे चरण का मतदान बंगाल में होगा, इसमें अपनी किस्मत आजमाएंगे। आगे भी असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। तो 7 कैंडिडेटों की लिस्ट ओवैसी ने आज जारी कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो दिल्ली में टूटा कोरोना का कहर। दिल्ली में 30 अप्रैल तक लगाया गया फिर से नाइट लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि आज यानी 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू प्रदेश में रहेगा। वहीं आपको बता दें कि किन लोगों को इस मामलों में छूट दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि जो लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और वह अस्पताल जाना चाहते हैं, उन्हें 24 घंटा छूट दी गई है। भैया आपको बता दें कि अगर आप पर वैध टिकट नहीं है तो आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डे नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास वैध टिकट नहीं है तो आप बस, मेट्रो, ऑटो में भी सवारी नहीं कर सकते और आपको किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। वहीं दिल्ली में राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा जैसी दुकानों को जरूर छूट दी गई है, लेकिन इसका भी समय निर्धारित है। यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं लगाई जाएगी। भैया आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान जैसे जो जरूरी सामान
वाहन ले जा रहे हैं, ट्रक आदि वगैरह, इनको भी ई पास के जरिए सरकार ने छूट दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि दिल्ली में एक बार फिर से नाइट लॉकडाउन लग गया है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता ने मुसलमानों से की एक होने की अपील, तो बौखलाए मोदी, कहा अगर हम हिंदुओं को कह देते एक हो जाओ तो चुनाव आयोग के आते हमारे पास नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुसलमानों से अपील की थी कि वह एकजुट हो जाए और इकट्ठा होकर टीएमसी के समर्थन में वोट करें और भाजपा को यहां से बुरी तरह से हराएं। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इसी बयान पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की थी, अगर हम पश्चिम बंगाल में ऐसी ही बात करते और हम कहते कि प्रदेश के हिंदू इकट्ठे हो जाएं और बीजेपी को वोट देकर ममता बनर्जी को हराएं, तो चुनाव आयोग के अब तक हमारे पास 10 नोटिस आ गए होते। भाई प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को एकजुट करके साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव हार रही हैं और 2 अप्रैल को ममता बनर्जी का प्रदेश से विदाई तय है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर लगाया है, बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद राकेश टिकैत का ऐलान, पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन लेकिन किसान आंदोलन नहीं होगा खत्म। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। कोरोना के कारण हर तरफ खतरा बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे सैकड़ों की संख्या में किसानों पर भी कोरोना का सीधा खतरा बना हुआ है, लेकिन किसान इस आंदोलन को ना खत्म करने की बात दोहरा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में 30 अप्रैल तक केजरीवाल सरकार ने नाइट लॉकडाउन लगा दिया है और पूर्ण रूप से सब कुछ बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत किसान नेता ने कहा है कि पूरे देश में भी अगर लॉकडाउन लग जाता है तो हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा और हम आंदोलन स्थल को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लगाकर कोरोना की आड़ में किसानों का आंदोलन खत्म कराना चाहती है, जिससे इसका बिल्कुल विरोध न हो सके। राकेश टिकैत ने कहा है कि मोदी अमित शाह चाहे पूरे देश में लॉकडाउन लगा दें, पूरी दिल्ली में लॉकडाउन लगा दें, लेकिन उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा, वह ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। तो ये बड़ी धमकी किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी को दी है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा यूपी में इंसाफ मिलना नामुमकिन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के परिजन कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से प्रदेश में काम कर रही है उससे ये उम्मीद करना मुश्किल है कि किसी को भी न्याय मिल पाएगा। तो ये अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप भाजपा पर और योगी आदित्यनाथ पर लगाया है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब ने मोदी के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, कच्चे तेल पर बढ़ा दिए 30% दाम, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज सऊदी अरब से मोदी को तगड़ा झटका लगा है और मोदी सरकार के खिलाफ सऊदी अरब ने आज बड़ा फैसला लिया है और कच्चे तेल पर 30% पैसे बढ़ा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार और सऊदी अरब के बीच के ताल्लुक पिछले कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं। खासकर कच्चे तेल को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। सऊदी अरब ने अब तक कच्चे तेल का उत्पादन ही कम किया था, जिससे भारत में तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लेकिन अब सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, जिसके बाद भारत में तेल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों को लेकर भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। भारत ने मई महीने में एशिया के लिए भेजे जाने वाले तेल के दामों में इजाफा कर दिया है, जबकि सऊदी अरब ने यूरोप के लिए ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, कोई रुपया नहीं बढ़ाया है। सऊदी अरब का ये फैसला एशियाई देशों के खिलाफ है, खासकर भारत पर इसका सबसे ज़्यादा असर होगा। सऊदी अरब सरकार की तरफ से कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है। इसके साथ ही मोदी अमित शाह को ये तगड़ा झटका लगा है। 20 से 30% तक की
कच्चे तेल पर पैसों की वृद्धि सऊदी अरब सरकार ने भारत के खिलाफ की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से एक बार देश में बढ़ सकते हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनावों में झंडे बैनरों का पड़ा अकाल। भाजपा ने इतने ऑर्डर दिए कि बाकी पार्टियों के लिए कम पड़ गया कपड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में राजनीतिक पार्टियों ने इस कदर झंडे और बैनर बनवा लिए हैं कि अब कपड़ा भी कम पड़ गया है। बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में सबसे ज्यादा झंडे और बैनर बीजेपी पार्टी ने बनवाए हैं। अब जब दूसरी पार्टियों के लोग झंडे और बैनर बनवाने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें कपड़ा नहीं मिल रहा है, जिसके बाद अब समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि एजेंसियों ने बताया है कि भाजपा ने इतने झंडे और बैनरों को हमारे पास ऑर्डर किया है कि हमें बाकी पार्टियों के लिए जो बनाने के लिए कपड़ा चाहिए था और कागज चाहिए था वो भी कम पड़ गया है, इसलिए बाकी जो पार्टियां हैं उनको झंडे बैनर नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा किस कदर से झंडे बैनर देश में खरीद रही है और इतना पैसा भाजपा पे कहां से आ रहा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला। कहा मतदान केंद्रों पर कब्जा कर रहे हैं भाजपाई, गुजरातियों को बंगाल पर शासन करने नहीं दूंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर कब्जा कर रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं गुजरातियों को बंगाल में शासन करने की अनुमति नहीं दूंगी, क्योंकि बंगाल पर शासन बंगाली करेगा, ना कि कोई गुजराती। ममता बनर्जी ने आगे जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार सुजाता मंडल का पीछा किया गया और भगवा दल के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्रों के निकट उनके सिर पर हमला किया। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ने आगे कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक अन्य घटना में खानाकुल में भी एक उम्मीदवार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि और केंद्रीय बल उनकी मदद कर रहे हैं, केंद्रीय बल उनको गिरफ्तार करने की बजाय उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं और भाजपा की ये बड़ी साजिश है। तो ममता बनर्जी ने बड़ा हमला आज भाजपा पर बोला है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल, कांग्रेस को दे सकते हैं इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मंत्रिमंडल में वापसी से पीछे हटने वाले पूर्व क्रिकेटर और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में उनकी वापसी की रास्ते में आपके पंजाब अध्यक्ष एवं सांसद भगवंत मान सबसे बड़ा रोड़ा है, पर सिद्धू की पहुंच सीधे अरविंद केजरीवाल तक होने से ये बाधा दूर होते देर नहीं लेगी। मनचाहा मंत्रालय न मिलने से नाराज सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर मंत्रिमंडल में वापसी का मन नहीं है। इसके बाद से उनके अरविंद केजरीवाल के संपर्क में रहने की चर्चाएं हैं। पंजाब में आपका सियासी जनाधार 2017 के विधानसभा चुनाव जैसा नहीं दिख रहा है। 20 विधायकों के साथ विपक्षी की भूमिका में आपके यहाँ कोई विधायक मुख्यमंत्री चेहरे नहीं है। सिद्धू के शामिल होने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे सिद्धू हो सकते हैं और जल्दी सिद्धू कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा को लिया आड़े हाथ, खोल दी भाजपाइयों की पोल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण पर आज मतदान हो गया है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग और बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर गैर जिम्मेदार होने और बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से आह्वान किया है कि वे प्रगति की गारंटी का रास्ता चुनें। प्रियंका ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि आज असम में अंतिम चरण का चुनाव है। मेरी सभी मतदाता बहनों भाइयों से अपील है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भारी संख्या में कांग्रेस के समर्थन में वोट करें। आगे उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना चुनाव आयोग व सत्ताधारी दल भाजपा नकारात्मक राजनीति के दौर में असम की जनता को गुमराह कर रहे हैं। असम में 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही यहां सभी 126 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और 2 अप्रैल को इसके नतीजे भी आ जाएंगे कि असम में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन असम में इस बार कांग्रेस पार्टी की वापसी होती दिख रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।